सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 15 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे ट्रंप ने हमास को दी बड़ी धमकी, कहा हथियार डालो वरना ताकत का करेंगे इस्तेमाल। क्या हमास बोला यस सर ट्रंप? सीज फायर डील पर ट्रंप ने कहा हम देख लेंगे हमास शर्तें निभा रहा है या नहीं। गजा में इसराइल परस्त ग्रुप्स के सफाए पर ट्रंप ने चौंकाया, कहा हमास के एक्शन से मुझे कोई एतराज नहीं। ईरान के साबिक सदर रूहानी ने बताया अगर नहीं किए ये 3 काम तो होकर रहेगी नई जंग। और ईरान की जुडिशरी का हिजाब पर ऐलान, कहा जारी रहेंगी सजाएं। ये थी बस कुछ हेडलाइंस, खबरें होंगी इससे कहीं ज्यादा हमेशा की तरह। ये करते हैं शुरुआत आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को सीधी धमकी दे दी है। कहा है कि अगर तुम हथियार नहीं डालोगे तो हम तुमसे हथियार डलवाना जानते हैं और शायद ये काम ताकत से होगा। क्या ट्रंप ने गजा में अमेरिकन फौजी उतारने का इशारा दिया है? ताकत क्या होती है? अमेरिका की फौज। क्या हमास ने ट्रंप से यस सर कहकर हथियार सरेंडर करने की हामी भरी थी? आइए जरा खबर को समझते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात को सख्त लहजे में ये कहा कि हमास को हर हाल में हथियार डालने होंगे वरना हम उन्हें खुद निहत्था करेंगे, हम उनसे हथियार डलवाएंगे। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने हमास से कहा तुम हथियार सरेंडर करोगे ना, और जवाब मिला यस सर हम हथियार डाल देंगे। हमास ने कहा यस सर हम हथियार डाल देंगे। क्या ऐसा हुआ? हालांकि उन्होंने साफ किया कि ये बातचीत सीधी नहीं बल्कि उन्होंने अपने एक सोर्स से कराई थी। ट्रंप का ये बयान गजा जंगबंदी मुआहदे के जश्न के बाद आया है। अब अगले फेज की शर्तों पर अब तक काले बादल बाकी हैं, कुछ साफ नहीं है। ट्रंप ने यह नहीं बताया कि हमास को निहत्था करने की सूरत में अमेरिकी फौज शामिल होगी या नहीं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये बयान इशारा देता है कि ट्रंप का 20 नुकाती या 20 पॉइंट वाला अमन प्लान अब सख्ती और प्रेशर के नए मरहले में दाखिल हो रहा है। तभी तो इस तरीके के बोल निकल रहे हैं, तुम सरेंडर करो वरना हम ताकत का इस्तेमाल कराएंगे, और जानते हैं कि सरेंडर कैसे होता है। इसराइल और हमास के दरमियान हुई सीज फायर होस्टेज डील पर जब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल किया गया कि क्या हमास अपनी तरफ से समझौते की शर्तें पूरी कर रहा है, तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जवाब दिया वी विल फाइंड इट आउट, हम देख लेंगे। यानी ट्रंप का जवाब साफ था, अभी यकीन नहीं मगर शक जरूर है। इस बयान से चंद मिनट पहले ही ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा था कि हमास ने अब तक बाकी बचे होस्टेजेस की बॉडीज नहीं लौटाई हैं, जैसा कि उसने वादा किया था। ट्रंप के ताज़ा लहजे से ये लगता है कि अगर हमास और इसराइल के बीच तय शर्तें पूरी नहीं होती तो अमेरिका किसी नए एक्शन की तैयारी करेगा। इन धमकी भरे बयानों में ये बात साफ झलक रही है। तीसरी खबर सुनिए। हमास गजा में इसराइल परस्त गिरोहों का सफाया कर रहा है और ट्रंप कह रहे हैं मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। हमास ने गजा में इसराइल परस्त 2 मिलिशिया ग्रुप्स के मेंबर को मारा है, बहुत से लोगों को मौत के घाट उतारा है। और हैरत की बात यह है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस पर कोई एतराज़ नहीं जताया। ट्रंप ने जो कहा वो सुन लीजिए, उससे आपको सारे इशारे मिल जाएंगे। ट्रंप ने कहा उन्होंने यानी हमास ने 2 बहुत बुरे गिरोहों को ख़त्म कर दिया और उनके कई लोगों को मार दिया। सच कहूँ तो मुझे इससे कोई परेशानी नहीं है, ये ठीक है। माहिरीन के मुताबिक दोस्तों, ट्रंप का ये बयान साफ इशारा करता है कि गजा का निज़ाम अब पूरी तरह से हमास के कब्ज़े में है और अमेरिका इस तसव्वुर को बर्दाश्त करने को तैयार दिख रहा है। फिर तो अगर मेरी नज़र से देखें ये नेतन्याहू के लिए डबल झटके जैसा मामला है, क्योंकि एक तरफ उसके कोलैबोरेटर्स जो कथित हैं, जो उससे हथियार दिए हैं, जाहिर सी बात है वो तो इसराइली अखबारों में छपा था, इन मिलिशिया ग्रुप्स को हथियार दिए इसराइल ने। तो एक तो वो मारे जा रहे हैं एक घंटा, और दूसरा ये कि ट्रंप को हमास की इस कार्रवाई से कोई दिक्कत नहीं। नेतन्याहू के लिए थोड़ी परेशानी का सबब है। हमास ने गजा में तमाम हथियारबंद गिरोहों को आम माफ़ी यानी एमनेस्टी की पेशकश करते हुए ये कहा है कि जो लोग 19 अक्टूबर तक अपने हथियार डाल देंगे उन्हें बख्श दिया जाएगा। ये ऐलान तब आया जब हफ्ते के आखिर में हमास
और डोगमश कबीले से ताल्लुक़ रखने वाले मिलिशिया के दरमियान झड़पों में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए, जिनमें 8 हमास के फाइटर थे और 19 डोगमश ग्रुप के अफराद शामिल बताए गए। मीडिया ग्रुप्स ने ये आंकड़े दिए। झड़पें सबरा इलाके में जॉर्डन अस्पताल के करीब हुई। हालांकि कई जगह मारे गए मिलिशिया की तादाद कहीं ज़्यादा है, हम उस पर नहीं जाते। हमास की वजारत दाखिला यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री ने यह कहा है कि ये आखिरी वार्निंग है। जो भी ग्रुप्स, जो भी मिलिशिया ग्रोह सरेंडर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसराइल से ताल्लुकात के इल्ज़ामों पर डोगमश कबीले ने भी बयान जारी किया और कहा कि हम किसी बाहरी ताकत के एजेंट नहीं हैं और ना ही इसराइल से कोई रिश्ता रखते हैं। तो कौन ये बताएगा कि उनके पास हथियार कहाँ से आए और फिर वो गज़ा के लोगों से ही क्यों लड़ रहे हैं। हमास का कहना है कि वो उन तमाम गिरोहों पर शिकंजा कस रहा है जो इसराइली फ़ौज के साथ मिलकर गज़ा के अंदर तबाही फैला रहे थे। इसमें पॉपुलर फोर्सेस नाम का एक ग्रुप भी शामिल बताया गया है, जिसकी अगुवाई यासिर अबू शबाब नामी शख्स कर रहा था, जो पहले ड्रग्स की स्मगलिंग से जुड़ा माना जाता था। इत्तेफाक से आज इस शो में डोनाल्ड ट्रंप छाए हुए हैं, क्योंकि इतने बयान दे दिए बंदे ने पिछले कुछ घंटों में। एक और बयान सुनिए। कहा है मेरे गज़ा प्लान में 2 स्टेट सॉल्यूशन का कोई जिक्र नहीं है। साफ कह दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया है कि उनका गज़ा प्लान इसराइल फ़लस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन से ताल्लुक़ नहीं रखता। मिस्र में 2 रोज़ पहले हुए समिट में जब मिस्री सदर अब्दुल फातह अल सीसी ने 2 कौमी हल की 2 स्टेट सॉल्यूशन की अपील की, तो उस अपील पर अब ट्रंप ने कहा कि वो अलग प्लान की बात कर रहे हैं और हम गज़ा को फिर से बसाने की बात कर रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा कुछ लोग 1 स्टेट चाहते हैं, कुछ 2 स्टेट चाहते हैं। मैंने अभी इस पर कोई राय नहीं दी है, वक्त आने पर तय करूंगा बाकी मुल्कों से मशवरा करके। यानी दोस्तों 2 स्टेट सॉल्यूशन को ट्रंप ने पूरी तरह रद्द भी तो नहीं किया और इस तरह उन्होंने इसकी डिमांड करने वाले ममालिक को बहलाने के लिए झुंझुना थमा दिया, लॉलीपॉप चुसा दिया। हसन रूहानी ने आगाह किया है कि रिफॉर्म, हथियारबंदी और हकीकी सियासत यानी रियलिस्टिक डिप्लोमेसी के बगैर ईरान जंग से नहीं बच पाएगा। 3 बातें बताई। ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी ने आगाह किया है कि अगर मुल्क ने इस्लाह यानी रिफॉर्म, हथियारबंदी यानी रीआर्ममेंट और हकीकी डिप्लोमेसी नहीं अपनाई तो नई जंग लाजमी है, सर पर खड़ी है, लड़नी पड़ेगी। रूहानी ने कहा कि हमें जंग या सरेंडर के दो राहे को ठुकराना होगा। मुतवाज़िन मुआहिदा ही रास्ता है और 70-80% कामयाबी बेहतर है बनिस्बत 0 के, 0 के। 15 अक्टूबर को इस खबर में ईरान इंटरनेशनल लिखता है कि साल 2015 के न्यूक्लियर डील के अहम मीमार रहे हसन रूहानी आज सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी की नज़रों में नापसंद हैं, मगर ईरान में रिफॉर्म्स की पुकार अब और बुलंद हो चली है और इस पुकार में अपनी आवाज़ हसन रूहानी ने भी मिला दी है। ईरान की जुडिशरी ने मंगल को ये वाज़ेह किया कि हिजाब का कानून अब भी नाफिज है और इसकी खिलाफ वर्जी करने वालों को सज़ाएं मिलती रहेंगी, सज़ाएं जारी रहेंगी। ईरान की जुडिशरी यानी अदलिया ने के तर्जुमान जो हैं स्पोक्सपर्सन अली असगर जहांगीर, उन्होंने कहा कि साबिक रुकने पार्लियामेंट मोहम्मद रज़ा बाहुनर ने अपने उस बयान को दुरुस्त कर लिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि हिजाब कानूनी तौर पर लाजमी नहीं। बाहुनर ने पहले कहा था कि हिजाब एंड चेस्टिटी लॉ को मई में सिक्योरिटी काउंसिल ने मुअत्तल यानी सस्पेंड कर दिया था, मगर बाद में प्रेशर में आकर इसे उन्होंने सामाजिक ज़रूरत बताया और सज़ाओं की हिमायत कर दी। फ़िलहाल अब ये साफ़ हो गया है कि ईरान में हिजाब मामले में कानून बरकरार है और सज़ाएं भी जारी रहेंगी। अब मैं आपको 1-2 खबरें यहाँ से दिखाता हूँ कि यरूशलेम, जिसे अल-कुद्स और जेरूसलम भी कहते हैं, वहाँ एक मस्जिद है जिसका नाम है अल हिजरा मस्जिद और ये बेत हनीना इलाका है जेरूसलम में वहाँ। अब ज़रा इस तस्वीर को देखिए, सब लोग खड़े हुए हैं, जमात में नमाज़ पढ़ रहे हैं। एक शख्स पीछे देख रहा है, क्यों? क्योंकि एक इस्राएली फ़ौजी मस्जिद में घुसाया, वो उसे देख रहा है और वो इस्राएली फ़ौजी उसे इतना होश नहीं, बददिमाग, कि वो जूते पहन के मस्जिद में पहुँच गया जब बाजमात नमाज हो रही थी और वो आगे गया। उसने नमाज में नियत बांधे खड़े एक फ़लस्तीनी मुसलमान को यूं किया, उसने पीछे मुड़ के देखा और पीछे मुड़ के जब देखा फ़लस्तीनी ने तो उससे कहा अपनी आईडी दो, उससे आईडी मांगी और फिर वो चला गया।
इस तरीके से ये आईडीएफ के फ़ौजी वहाँ करते हैं। लोग इस वजह से गुस्से में भी आ जाते हैं। आईडीएफ का फ़ौजी फिर दूसरी तरफ गया लेफ़्ट साइड, फिर उसके बाद वो राइट साइड आया और वो शख्स जो खड़ा हुआ पहले से उसे देख रहा था वो टोकने लगा कि तुम्हें अकल नाम के 2 पैसे नहीं मिले क्या, या 2 पैसे की अकल नहीं मिली जो तुम मस्जिद में जूता पहन के चले आए। लेकिन वो मज़े से चलता चला गया। मिडिल ईस्ट मॉनिटर ने एक खबर आज शेयर की कि एमैनुअल मैक्रोन जो लेबनान में हमला हुआ यूनिफिल के जो बेस है उस पर अभी 1 और 2 तारीख में हुआ था, अक्टूबर में ड्रोन से अटैक हुआ था इसराइल की तरफ से, तो उसको लेकर वो बड़े फिक्रमंद हैं और उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशंस के जो लॉज़ हैं और जो कवानीन बना दिए गए हैं, ख़ास तौर से जो रेजोल्यूशन 1701 है, ये उसकी खुली खिलाफ वर्जी है। और उन्होंने इसराइल से सीधे अपील की कि भाई अपने हमले बंद करो, तुम्हारी बहुत नौटंकी हो गई, खामोशी से बैठ जाओ, जैसे अब गज़ा में बैठ गए हो वैसे ही इस इलाके में भी बैठ जाओ। एक और हेडलाइन देख लीजिए, अल अरेबिया की, गज़ा सीज फायर आउटलुक डार्कन्स एज इसराइल डिलेज एड एंड हमास टाइटन्स ग्रिप। असल में कल रात ही हमने आपको लेट नाइट शो दिया था DBKK के बाद। अब DBKK तो 8 बजे आने लगेगा हर शाम, तो उसके बाद जो शो आया था हमने आपको बताया था कि इसराइल ने कह दिया है कि अब से गज़ा में आधी मदद आएगी और रफ़ा क्रॉसिंग जो आज से खुलने की उम्मीद थी वो बंद रहेगी। क्यों? क्योंकि हमास ने सिर्फ 4 होस्टेजेस की बॉडी लौटाई 28 में से आई थिंक, और बाकी की नहीं लौटाई। जबकि मेरे पास ये भी खबर थी कि रात जो है वो फिर दोबारा हमास की तरफ से ऐलान हुआ कि और बॉडीज़ हम 4 दे रहे हैं, लेकिन ये उससे पहले की बात है। तो इन्होंने ऐलान कर दिया IDF ने और इसराइली हुकूमत ने कि अब रफ़ा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी और जो एड अब तक आ रही थी गज़ा में 600 ट्रक की, अब वो 300 ट्रक ही आने देंगे, हम आधी आने देंगे। और ये एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर देखा जा रहा है ताकि हमास पर ये प्रेशर डाला जा सके कि हमारे बाकी जो होस्टेजेस की बॉडीज़ हैं वो हमें फ़ौरन हैंड ओवर करो। अब हमास की ये दलील है कि ये 3 दिन का काम ही नहीं है, हमें तो सिर्फ 72 घंटे मिले हैं सीज़ फायर के बाद, हम ये बॉडीज़ नहीं ढूंढ सकते और न जाने कितनी बॉडीज़ किन मलबों में दबी हैं, कितनों की हमें कब्रें तक नहीं पता हैं होस्टेजेस की, तो हमें ढूंढना पड़ेगा। और मलबों के नीचे अगर दबे हैं तो महीने लग जाएंगे इन्हें, क्योंकि हमारे पास जो मशीनें थी वो तुम तबाह कर चुके हो। तो एक प्रेशर गेम चल रहा है और इसके बीच गज़ा की आवाम फिर से पिसने जा रही। हाँ, ये सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी हो सकती है, सीज़ फायर का टूटना नहीं है। मैंने रात भी बताया था, लेकिन हमारे यहाँ बड़े भावुक लोग हैं, तुर्की क्या कर रहा है, सऊदी क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो ये जो 5% वाले हैं वो आ जाते हैं। अब बताओ, इसराइल ने कदम लिया है, उससे पूछा जाएगा ना कि भाई तू क्या कर रहा है, क्यों रोक रहा है, क्यों नहीं रफ़ा क्रॉसिंग खुल रहा है, वो पूछेंगे। अब हम 5%। एक और हेडलाइन है कि तमाम NGOs ने, यूनाइटेड नेशंस ने, रेड क्रॉस ने, सभी ने ये डिमांड की है कि गज़ा से लगती हुई तमाम क्रॉसिंग्स को खोल दिया जाए, तमाम सरहदों को खोल दिया जाए ताकि मदद का सामान बहुत तेज़ी के साथ गज़ा में अंदर आए। क्योंकि ये जो 600 ट्रक रोज़ के ऐलान भी किए गए कि आने दिए जाएंगे और आने दिए जा रहे थे, वो समंदर के बराबर में एक बूंद बराबर है, क्योंकि गज़ा के लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, ज़रूरतें आसमान तक पहुंच गई हैं। लिहाजा ये मदद नाकाफ़ी है और मदद काफ़ी हो सके उसके लिए हर क्रॉसिंग को खोलना बेहद ज़रूरी है और हर तरफ से मदद का आना भी बेहद ज़रूरी है। गज़ा की म्यूनिसिपैलिटी की स्पोक्सपर्सन ने वार्निंग दी है कि एसेंशियल सर्विसेज जितनी भी हैं वो बहुत जल्द ठप पड़ सकती हैं और वजह उसकी ये है, वो कोलैप्स हो सकती हैं, बल्कि कि सफिशेंट फ्यूल नहीं आ रहा है गज़ा में। मतलब बिजली की लाइनें तो पूरी बर्बाद हो ही चुकी हैं, कहीं एक आध कोई बच गई हो तो बच गए हो। जनरेटर से हॉस्पिटल चल रहे हैं, जनरेटर से बेकरी, जनरेटर से हर चीज़, और जनरेटर के लिए चाहिए फ्यूल यानी कि तेल। तो वो तेल जो है अच्छी तादाद में नहीं आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे म्यूनिसिपल वेयर हाउसेस जो हैं वो खाली भी पड़े हैं और जो सामान फ्रीज़ करने का भी है वो भी सड़ के बर्बाद हो सकता है। बुरी कंडीशन है, हर तरफ धूल है, मिट्टी है, ऊपर से फ्यूल नहीं है। लोग जिस कंडीशन और सिचुएशन में गज़ा में अब भी रह रहे हैं, हम और आप उसे तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।